हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 सेट्स के बेसिक्स को समझ लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कौन कौन से स्टेटमेंट सेट हैं आपको ये बताना है। इसके अलावा आपने अगर कहा है कि ये सेट है तो आपको उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या ऐसा रीजन है जिससे कि आप उसको सेट कह रहे हो। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। उसने कहा है लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स हैं उनका कलेक्शन हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो देखिए लेटर जे से स्टार्ट कौन कौन होते हैं भाई, जनवरी, जून और जुलाई। अब ये कलेक्शन आप बनाए या हम बनाए या आपका फ्रेंड बनाए या और कोई टीचर बनाएगा, कलेक्शन सेम रहने वाला है ना। तो इसका मतलब है कि ये तो सेट है, तो इसमें लिख देंगे यस सेट तो है, ठीक है ना। शामिल तो 3 को ही करना है, किसको, जनवरी, जून और जुलाई को। इसके अलावा कोई आने वाला है नहीं। अब देखिए भाई जस्टिफिकेशन की बात आ गई, तो जस्टिफिकेशन में हमें क्या लिखना है, लिख देंगे बिकॉज दिस कलेक्शन विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बस ये जो कलेक्शन होगा जनवरी, जून और जुलाई का, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने पर चेंज बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ये हो गया सेट। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट पे। इसमें कहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट टैलेंटेड है ना। क्या है भाई, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स लेने हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए भाई कोई किसी राइटर को किस बेस पे टैलेंटेड कह रहा है, ये उसका क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। हम हो सकता है कह दें कि हमारे हिसाब से प्रेमचंद बहुत अच्छे राइटर हैं, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान हो गए और हरिवंश राय बच्चन हो गए, है ना, ये राइटर्स बहुत अच्छे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वो कहते हैं कि नहीं इसमें हरिवंश राय बच्चन से तो आप सेटिस्फाइड हैं, आपके फेवर में है, लेकिन हमें सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं समझ में आ रही है भाई कि वो टैलेंटेड हैं। उसके अलावा किसी और का नाम सजेस्ट कर सकता है, वो राहुल सांस्कृत्यायन बोल सकता है ना। तो सबके किसी दूसरे राइटर को टैलेंटेड कहने का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है और ये कलेक्शन सभी के लिए सेम नहीं हो सकता। हम कुछ कलेक्शन बनाएंगे, आप कुछ कलेक्शन बनाएंगे और दूसरा कुछ और कलेक्शन बनाएगा। तो वैसे आप लोग ज्यादातर याद रखिए 90% केसेस में जो मोस्ट या बेस्ट वाली कंडीशन होती है, ज्यादातर केस में ये कभी सेट नहीं होते, क्योंकि किसी भी पर्सन को टैलेंटेड या बेस्ट मानने का जो रीजन है वो सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पार्ट नंबर 2 है ये सेट नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, इसका रीजन लिख देंगे बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द राइटर्स टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर से ध्यान सुनिए भाई, अगर इतना सारा लिखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप लोग सुन लीजिए, वीडियो पॉज करिए और उसको नोट कर लीजिए। क्या लिखना है, बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग अ राइटर्स टैलेंट में वेरी, में मतलब MAY, में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। और जब ये वेरी कर सकता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट नहीं है। अब आते हैं पार्ट 3 पे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ओके, फिर से उसने बेस्ट कह दिया, वर्ल्ड के 10 बेस्ट 11 सॉरी वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को बोल दिया। तो भाई अपने इंडिया पे ही रोहित शर्मा और शिखर धवन को लेके बेस्ट वाली बात होती रहती है, तो वर्ल्ड में कैसे कोई डिसाइड कर सकता है। अगर हम कोई टीम बनाएंगे वर्ल्ड की 11 बेस्ट बैट्समैन की तो उसमें कुछ अलग होगा, आप बनाएंगे कुछ और, अगला बनाएगा कोई कुछ और, है ना। इसका मतलब है कि ये भी सेट नहीं होगा। इसमें भी रीजन लिख देंगे बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग a batsman talent may vary from person to person, so it is not well defined, so it is not set. Okay students, अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है the collection of all boys in your class। आपकी क्लास के सारे बच्चों का कलेक्शन। मान लीजिए हम आपके क्लास टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, एक आपका फ्रेंड और हो गया रमेश, ठीक है भाई। कितने लोग हो गए, 3 पर्सन हो गए हम लोग। तो अगर हम आपके क्लास 11th के बच्चों कलेक्शन बनाएंगे तो अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे और 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 ही रहने वाले हैं। आप अगर कलेक्शन बनाते हैं तब भी क्या होगा, आप भी उन्हीं 40 स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे, आपका फ्रेंड वो भी उन्हीं 40 स्टूडेंट्स के ही नाम लिखेगा। अब यहाँ पे एक डाउट हो जाता है स्टूडेंट्स को
कि मान लीजिए सर स्कूल चेंज हो गया, मान लीजिए कोई महर्षि विद्या मंदिर पढ़ रहा है, कोई केवल विद्या मंदिर पढ़ रहा है ना, तो तब प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई वीरेंद्र स्वरूप का स्टूडेंट है, अब क्लास 11th में बच्चे सभी जगह अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है वो एक पर्टिकुलर स्कूल के लिए कहा गया है। तो आप सोचिए क्लास 11th में उन बच्चों के नाम की लिस्ट हम बनाए, आप बनाए या आपका फ्रेंड बनाए, हर हाल में वो लिस्ट सेम रहनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड, इसीलिए ये भी हो जाएगा सेट। लिख देंगे यस। ओके स्टूडेंट्स, जस्टिफिकेशन में क्या सकते हैं, बिकॉज इफ एनीवन मेक्स दिस कलेक्शन then the number of persons and the name of persons will not vary from person to person, so it is well defined collection of objects, so it is set. Okay students, क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर्स। अब सोचिए 100 से कम नेचुरल नंबर हैं तो 1 से 99 तक हम भी राइट करेंगे, आप भी और आपका फ्रेंड भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। और इसमें हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स, बिकॉज लेस देन 100 देयर आर नंबर्स 1 to 99 एंड इट विल बी सेम फॉर एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है, ये देखिए सिक्स्थ पार्ट हो गया, हमने अंडरलाइन कर दिया राइटर पे, और एक राइटर आया था यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ मोस्ट टैलेंटेड की बात कही गई थी तो ये सेट नहीं था, और यहाँ पे क्या क्या आ गया है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो एक राइटर हैं, उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं उसका कलेक्शन। तो आप सोचिए कि मुंशी प्रेमचंद ने कुछ लिमिटेड ही नॉवेल्स लिखे होंगे। अब अगर हमसे कहा जाए तो किसी भी तरह से आप बुक्स से ढूंढ के या नेट से सर्च करके कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, अगर हम लोग उसका कलेक्शन मान लीजिए तैयार कर रहे हैं, है ना, तो लिख सकते हैं गबन गोदान और जो भी हो भाई आप लोग लिख सकते हैं उसको। तो ये हो सकता है कि कोई पहले गबन लिखे बाद में गोदान लिखे, या कोई हो सकता है पहले गोदान लिखे बाद में गबन लिख दे, लेकिन लिखेंगे सभी लोग मुंशी प्रेमचंद के ही द्वारा लिखे गए नॉवेल्स को। इसका मतलब है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने पे चेंज नहीं होगा, आप भी वही लिखोगे हम भी वही लिखेंगे, है ना। इसका मतलब है ये भी जो कलेक्शन होगा ये सेट हो गया। आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो बात कह रहा है ये काम आपको करने के लिए दिया गया, आपने उस काम को किया, फिर ये इमेजिन करिए कि अगर दूसरा इस काम को करता तो कैसे करता, क्या उसका और मेरा कलेक्शन सेम होता, और अगर दोनों कलेक्शन सेम है तो सेट है, अगर कलेक्शन सेम नहीं है तो सेट नहीं है। बस इतना सिंपल सा फंडा है इसका। तो इसमें रीजन लिख देंगे, बिकॉज द कलेक्शन प्रिपेयर्ड बाय एनीवन ऑफ novels written by writer Munshi Premchand will not vary from person to person, so it is well defined collection of objects. इसके बाद स्टूडेंट्स सेवेंथ पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जितने भी इवन इंटीजर्स हैं, अगर आप बनाए हम बनाए या आपका फ्रेंड बनाए, ये कभी भी नहीं चेंज होगा, सभी लोग उसको 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 से डॉट डॉट आगे तक ही जाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर देंगे रीजन, पहली बात तो देखिए ये सेट होगा, है ना, और रीजन लिख देंगे बिकॉज दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज द कलेक्शन प्रिपेयर्ड बाय एनीवन विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये ऐसा कह सकते हैं द कलेक्शन प्रिपेयर्ड बाय एवरीवन विल बी सेम, सो इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8 पे है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस उनका कलेक्शन है तो कंफर्म होगा भाई, चैप्टर 1 में जितने क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी बुक है, आप अगर उन क्वेश्चंस को एक जगह नोट करेंगे तब भी उतने ही रहेंगे, हम नोट करेंगे तब भी उतने ही रहेंगे, वो बदलने वाला है नहीं, इसलिए ये भी कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। रीजन यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस prepared by everyone will be same, so it can be said that it is well defined. Okay students, इसके बाद आते हैं 9th पार्ट में। उसने कहा है a collection of most dangerous animals of the world। ये तो कंफर्म नहीं होगा, मोस्ट या बेस्ट के लिए मैंने बताया था, क्योंकि किसी के हिसाब से शार्क ज्यादा डेंजरस होता है, कोई कहता है लॉयन, कोई कहता है टाइगर, किसी के हिसाब से क्रोकोडाइल होता है, किसी के हिसाब से कोबरा होता है ना। तो ये कलेक्शन वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने पर चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको हम लोग सेट नहीं कह सकते। रीजन में लिख देंगे
because it is not well defined, because the collection of most dangerous animals will change from person to person. Okay students, उम्मीद करते हैं इसके सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं क्वेश्चन 1 के. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है let a equals 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol belongs or does not belong in the blank spaces. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे सिंबल लगाना है और हमारे पास सिंबल दिए हैं दो, पहला बिलोंग्स टू और दूसरा डज नॉट बिलोंग टू. ठीक है, इन्हीं दोनों को यूज करना है. बिलोंग टू का मतलब होता है कोई एलिमेंट किसी सेट में अगर है तो उसमें सिंबल यूज किया जाता है बिलोंग्स टू का, और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो वहां पर हमें सिंबल यूज करना होता है डज नॉट बिलोंग टू का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये सेट ए है, सेट ए में 5 आया है, बिल्कुल आया है, इसलिए यहाँ सिंबल लग जाएगा बिलोंग. इसके बाद में 8 देखिए, 8 तो सेट ए में आया नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंबल लग जाएगा डज नॉट बिलोंग टू का. फिर देखिए 0 आया, 0 तो सेट ए में नहीं है, और अगर ये नहीं है तो सिंबल लग जाएगा डज नॉट बिलोंग टू का. फिर देखिए 4 तो आया है सेट ए में, इसलिए यहाँ पे सिंबल लगा देंगे स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू का. फिर बारी आई 2 की, 2 भी है सेट ए में, इसलिए हो जाएगा बिलोंग्स टू. फिर आते हैं 10 पे, और हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स केवल आए हुए हैं, इसलिए 10 जो एलिमेंट है वो सेट ए का नहीं है, इसलिए हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू. और इसी के साथ ही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. अक्सर एग्जाम में रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पूछ लिया जाता है. तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए कहा गया, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है. फर्स्ट नंबर पे उसने कहा है a equals x such that x is an integer and x is greater than -3 but less than 7. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए इस सेट का नाम उसने दिया है a, तो हम लोग इसमें सेट a लिखे दे रहे हैं. कंडीशन उसने क्या बताई है, x की वैल्यू -3 और 7 के बीच में है. बात समझिएगा, x की जो वैल्यू है वो बिटवीन -3 एंड 7 है. ये इसका एग्जैक्ट मीन है कि x की जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर है बट 7 से लेस है. हम इन वैल्यूज में क्या शामिल करना है भाई. और वैसे बता दें रोस्टर फॉर्म, अगर किसी ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो देख लें, नहीं तो इस चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को. तो रोस्टर फॉर्म हम लोग करते क्या थे, एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिख दिया जाता था. तो -3 से ग्रेटर वैल्यूज लेनी है तो हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने इसको लिख दिया रोस्टर फॉर्म में. अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे. लिखा है b equals x such that x is a natural number less than 6. लेस देन 6 नेचुरल नंबर राइट करना है स्टूडेंट्स, इजी है. सेट बी में 6 से लेस नेचुरल नंबर 1 से लेके 5 तक बस नोट कर देना है कॉमा लगा के. 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6. अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. सी कह रहा है c equals x such that x is a 2 digit natural number. कैसा है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, मतलब 10 से लेके 99 के बीच का नंबर, या 10 से 99 तक भी हो सकता है. कंडीशन क्या है आगे, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, कि उसके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए, है ना भाई. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. सेट का नाम है सी, यहाँ पे नोट करते हैं. बस इतना ध्यान रखना है वो 2 डिजिट का होना चाहिए और उसके डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए. तो पहले देखिए ले लेंगे 17 178, 1 की जगह 2 कर देंगे तो 7 की जगह 6 हो जाएगा. 26 देखिए 6 to 8 हो जाएगा. ऐसे 35 358 44 448, फिर हो जाएगा 53 538 हो जाएगा. फिर हो जाएगा 62 628 हो जाएगा. इसके बाद देखिए हो जाएगा 71 718 हो जाएगा. फिर हो जाएगा 8,0 80 और यहीं से फिनिश हो जाएगा. क्योंकि जैसे आप 9 लेते हैं सम इसका 8 से ऊपर निकल जाएगा. स्टूडेंट एक गलती बच्चे का अक्सर करते हैं कि वो 71 तक आकर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. उनको लगता है कि 8 तो आएगा नहीं, ये तक 718 हो गया, और अक्सर वो 80 को मिस कर देते हैं. तो आप लोग मिस ना करिए, ध्यान से लिखिए उसको, ठीक है. इसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट पे. इसमें उसने कहा है x such that x is a prime number. x such that x एक प्राइम नंबर है, जो इसका एलिमेंट x है वो एक प्राइम नंबर है. कैसा, which is divisor of 60, जो 60 का डिवीजर होता है.
तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 60 के अगर फैक्टर करेंगे तो होता है 15 4 जा 60, तो 4 के लिए हो गया 2 इंटू 2 और 3 हो गया 15 के लिए और 5 हो गया। तो देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60, 60 आ गया भाई। प्राइम फैक्टर लेना याद रखिए, प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो देखिए भाई इसको लिखते हैं, ये है डी, इस सेट का नाम है डी। अब देखिए भाई यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा हम उसको वन टाइम ही लिखेंगे, वन टाइम से ज्यादा किसी भी एलिमेंट को हम लोग सेट के अंदर रिपीट नहीं कर सकते। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 2, है ना। अगर आपको लगता हो कि 2 2 जा 4 लिख दें हम लोग, तो ये भी तो डिवीजर है 60 का, तो सोचिए 4 प्राइम नहीं रह जाएगा, 4 हो जाएगा कंपोजिट नंबर, इसलिए उसको नहीं लेंगे, ले लेंगे 3 और हो जाएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर हो गया। डिवीजर ऑफ 60 क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार फिर से देख लें। 60 के हमने फैक्टर किया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आया। अगर आप मुझे 2 5 10 ले लें तो ये प्राइम नहीं रह जाएगा, और उसने केवल कहा है प्राइम नंबर के लिए। अगर वो प्राइम ना कहता तो वो सारे नंबर्स हम लोग लिखते जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं, इवन 1 और 60 को भी उसमें इंक्लूड किया जाता। क्लियर हो गया भाई। अब आते हैं सेट नंबर ई पे। ई पे उसने क्या कहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने लेटर्स आए उनका कलेक्शन लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक बात का ध्यान रहे, कोई भी लेटर सेट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। हमने टी नोट किया, फिर देखिए आर आई जी, उसके बाद में हो जाएगा ओ, कॉमा है ये भाई, ओ के बाद में हो जाएगा एन, एन के बाद में देखिए ओ तो आ चुका है ना, एम नहीं आया, एम यहाँ पे आ जाएगा, एम के बाद में ई आ जाएगा इस पे, ये आई बना हुआ है भाई, है ना, ई आ गया। उसके बाद टी देखिए रिपीट हो चुका है, आर यहाँ पे रिपीट हो चुका, वाई नहीं आया, वाई यहाँ पे लिख लिया। अब देख लो कोई मिस तो नहीं हुआ या कोई रिपीट तो नहीं हो गया। देखिए टी आर आई हो गया, जी भी हो गया, ओ लिखा जा चुका है, एन वो भी आ गया, ओ दोबारा आ रहा था इसलिए उसको एक ही बार लिख दिया हमने, एम एक बार आया है, ई देखिए एक ही बार आया है, आर आ चुका है, अब आ गया वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेट ई तैयार हो गया, ये हम लोगों ने लिखा है इसको रोस्टर फॉर्म में। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पे। इसमें कहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड में ये सेट हो गया एफ, इसमें वही काम करना है, वन टाइम लिख देंगे बी, फिर ई, उसके बाद में टी, उसके बाद में ई तो लिख नहीं सकते, आर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस तरीके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब की बार हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म तो स्टूडेंट्स इजी होता है, मगर सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा समझने की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए और कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी करिए। साथ में पेन और कॉपी लिए रहा करिए कि जिससे जो भी चीज हम लोग बताया करें आप लोग नोट करते जाया करिए उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, हमें को राइट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले इन एलिमेंट्स की हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिरकार एलिमेंट्स में रिलेशन क्या बन सकता है, और अगर रिलेशन क्लियर हो जाता है इसका मतलब हम लोग बिल्कुल आराम से राइट कर लेंगे। देखिए 3 लिखा है तो 3 को लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, उसके बाद में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये वर्किंग आपको रफ में करनी है जिससे कि आप लोग इस चीज को अच्छे समझ सकें कि आखिरकार इसमें रिलेशन क्या है। मान लिया हमने फर्स्ट पार्ट को सेट ए नेम दे दिया, इसमें स्टार्टिंग कैसा होनी है, x such that x। इसके बाद में स्टूडेंट्स इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रही है। तो देखिए 3 इंटू समथिंग, फिर 3 इंटू समथिंग, फिर 3 इंटू समथिंग, फिर 3 इंटू समथिंग, मतलब है इनमें नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तुम लोग कह सकते हैं जो x है वो इक्वल है 3 इंटू एन के, कह सकते कि नहीं कह सकते। n का मतलब क्या है, जो 1 2 3 4 आए हैं, और 1 2 3 4 होता है स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर, कि बताना पड़ेगा हमें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए भाई, अगर नेचुरल नंबर कहते हैं तो नेचुरल नंबर तो बहुत दूर तक होते हैं, लैक्स, करोड़, अरब, बहुत ज्यादा आगे तक होता है। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर हम लोग इतना लिखते हैं तो हमारे लिए ये अधूरापन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये यूज किए गए हैं केवल 4 तक, तो हमें इसकी लिमिटेशन बतानी पड़ेगी। ये जो n है, n में स्टूडेंट्स
n की लिमिटेशन है कि देखिए 4 तक गया है, मतलब 4 के इक्वल है, 4 से लेस है, तो लिख सकते हैं n इज लेस देन और इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? कैसे? देखिए n की जो वैल्यू है देखिए 1 के भी इक्वल है, 4 के भी इक्वल है, 1 भी है और 4 भी है। इसके अलावा 1 से ग्रेटर है, 4 से लेस है, तो देखिए 1 से ग्रेटर 2 3 है, 4 से लेस 3 2 1 है। इतना क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसको हमने सेट बी कंसीडर किया और अब इसको समझते हैं। देखिए 2 ऐसे लिखा हुआ है, 4 को अगर आप ये लिखना चाहो 2 इंटू 2, 8 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देख रहे हैं ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर हो जाएगा 2 की पावर 5। तो 2 टू द पावर 5 का मतलब होता है 32। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स, कैसा होगा भाई 2 की पावर समथिंग जा रहा है 1 2 3 4 5, इक्वल्स लिख देंगे 2 टू द पावर n। अब n क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। n है 1 2 3 4 5, मतलब है नेचुरल नंबर, तो लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मगर इतना लिखेंगे तो हो जाएगा अधूरा, क्यों? क्योंकि ये तो 5 पे आगे एंड हो गया है और इसका मतलब है डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा, इनफाइनाइट तक तो है नहीं। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जो n है, n की लिमिट क्या है? 5 के इक्वल है, 5 से लेस है, तो लिख देंगे लेस देन और इक्वल टू 5। मगर इसमें 1 भी तो आया है, तो इसका मतलब है कि 1 के इक्वल भी है, 1 से ग्रेटर भी है। अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इतना लिखना भूल जाते हैं तो इसका मतलब 100% वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 है, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने सी सेट कंसीडर किया। ये हो गया x सच दैट x इक्वल्स क्या है 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। इसके बाद में n की लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब होता है 1 से लेके 4 तक। और अगर हम दोनों साइड इक्वल नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है 1 और 4 के बीच में है, मगर 1 और 4 भी इसमें शामिल है, इसलिए हमें ये लिमिट लगानी पड़ेगी। ओके, इसके बाद आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। उसको सेट डी नेम दिया है और यहाँ देखिए क्या है 2 4 6, देखते ही बताया जा सकता है कि ये केवल इवन नंबर्स हैं, तो लिख देंगे क्या x सच दैट x इक्वल्स 2n। आप चाहें तो इसको 2n लिख दें, ठीक है 2n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बस, क्योंकि देखिए इसकी कोई लिमिट है ही नहीं। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, देखिए 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, मतलब ये हो गया x इक्वल्स 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ लिमिट आप नहीं लिखेंगे, डॉट 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 कहीं एंड है ही नहीं, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d इक्वल्स x सच दैट x इज एन इवन नंबर, ये भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे भाई? x सच दैट x इज एन इवन नंबर, क्योंकि यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इवन नंबर है, इसका मतलब भी इवन नंबर ही है। ठीक है ना, आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। इसको सेट ई नेम दे दिया स्टूडेंट्स, और ये हो गया देखिए 1 4 9 डॉट डॉट 100 तक। इसको देखिए 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 100 को लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर। सीधा क्लियर हो गया होगा कि अब समथिंग ऊपर। अभी तक देखिए जो पावर थी, पावर वेरी कर रही थी, पावर चेंज हो रही थी, मगर अब की बार देखिए यहाँ पे बेस चेंज हो रहा है। क्या लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स क्या हो जाएगा? देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट कहां तक 10 स्क्वायर तक, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। n स्क्वायर हो गया क्योंकि देखिए पावर चेंज नहीं हो रही है ना। और ये बताना पड़ेगा n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 2 3 4 10 तक क्या है सभी नेचुरल नंबर्स हैं। इसके अलावा n की हमें लिमिट बतानी पड़ेगी कि देखिए 1 से लेकर 10 तक है, मतलब 10 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर दिया गया। स्टूडेंट्स को जो मेन प्रॉब्लम होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही होती है।
ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल परेशान न होइए और जुड़े रहिए अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में। आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और बेहतरीन सी नोट्स बनाओ। लेकिन याद रखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग हम तक जुड़ सकें, इसलिए वीडियोस को शेयर भी कर दिया करिए।